अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप के द्वारा कौन कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि भूकंप आने का कौन सा कारण हो सकता है। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप समझ लो भूकंप को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है भूकंप। भूकंप जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और कंप। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और कंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कांपना या हिलना। पृथ्वी पर जिस जगह पर भूकंप आता है वहाँ की धरातल क्या होने लगती है, या तो हिलने लगती है या तो कांपने लगती है, इसीलिए हम इसको भूकंप कहते हैं। यानी कि भूमि के हिलने या भूमि को कांपने को भूकंप कहा जाता है। तो आइए इसके परिभाषा को और अच्छे से समझते हैं। भूकंप का सरल अर्थ होता है भूमि का कांपना या पृथ्वी का हिलना। भूमि के कांपने को या तो भूमि के हिलने को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से अचानक ऊर्जा मुक्त होती है जो चारों दिशाओं में भूकंपी तरंगों के रूप में फैल जाती हैं और यही तरंगे भूमि पर कंपन कराती हैं। तो भूकंप आने के दौरान क्या होता है, आप इसको समझो। मान लेते हैं एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या होता है, कहीं से भी ऊर्जा मुक्त होता है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसके कारण यहाँ पे तरंगे उत्पन्न होती हैं। तरंगे यानी लहरें उत्पन्न होती हैं और यही लहरें क्या होती हैं, चारों दिशाओं में फैलने लगती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के सतह पर कंपन होती है, भूकंप आती है। इसको आप सरल भाषा में समझो। मान लेते हैं एक शांत तालाब है या नदी है, अगर आप उसमें पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, बहुत सारे तरंगे वहां से उत्पन्न होती दिखाई देती हैं। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग से या पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गहराई में जहां से ऊर्जा मुक्त होती है वहीं से भूकंप निकलती है। वही तरंगे, वहां से तरंगे उत्पन्न होती है, वही तरंगे क्या करती हैं, भूमि के ऊपर कंपन पैदा करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप आता है। समझ में आ गया? आगे समझो। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जिस जगह पे मान लेते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी के इस भाग में भूकंप आने वाला है, तो भूकंप आने से पहले क्या होता है, वायुमंडल में यानी कि ऊपरी भाग में या पृथ्वी के सतह पर जो रेडॉन गैसें होती हैं उनकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस जगह पर भूकंप आना होता है वहां पे किन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तो आप क्या लिखोगे, रेडॉन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। समझ में आ गए? आगे समझो। भूकंपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगर आप भूकंप का अध्ययन करते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के पढ़ाया है ताकि आप वीडियो देखने के बाद इसका नोट्स भी बना लो, ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। अगर आप भूकंप का अध्ययन करते हैं, भूकंप के बारे में गहराई से पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। समझ में आ गए? और भूकंप मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। जहां पे भूकंप आता है, भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का या जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। याद रखना, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है और जिस यंत्र से या जिस मशीन से भूकंप को मापा जाता है उसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है। जो भूकंपी तरंगे होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उन तरंगों को मापने के लिए रिक्टर इकाई का या रिक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है भूकंपी तरंगों को मापने के लिए किस पैमाना या किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, रिक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? आगे समझो। जहां से भूकंपी तरंगे मुक्त होती हैं
उसे भूकंप मूल या उद्गम केंद्र या अंग्रेजी में फोकस कहते हैं। मान लेते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से यहाँ पे भूकंप की तरंगे निकल रही हैं, तो जहाँ से भूकंप तरंगे निकलती हैं यानी भूकंप तरंगों की जहाँ से शुरुआत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले भाग को मान लेते हैं कि यहाँ से भूकंप निकल रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग भूकंप मूल कहेंगे या उद्गम केंद्र कहेंगे या अंग्रेजी में इसे फोकस कहते हैं। आसानी से समझो, जहाँ से भूकंप की तरंगे निकलती हैं, भूकंप की तरंगे कहाँ से निकलती हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से। जहाँ से भी भूकंप की तरंगे निकलती हैं उस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं, नहीं तो उद्गम केंद्र कहते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में उसे हम लोग फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। तथा जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र या तो एपिसेंटर कहते हैं। मान लेते हैं कि यहां से भूकंपीय तरंगे निकली तो पृथ्वी के धरातल पर जहां पे भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले टकराती हैं, उस वाले भाग को ऊपरी यहाँ से भूकंपीय तरंगे निकली और यहाँ पे पहुंची तो ये पृथ्वी की ऊपरी सतह को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में इसे एपिसेंटर कहते हैं। धरातल पर जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं उस वाले भाग को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में एपिसेंटर कहा जाता है। क्लियर हुआ? फिर से समझो, यहाँ से भूकंप निकल रहा है तो जहाँ से भूकंप तरंगों की शुरुआत होती है उससे क्या कहा जाता है, भूकंप मूल कहा जाता है, या तो उद्गम क्षेत्र कहा जाता है या तो उद्गम केंद्र कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे फोकस कहते हैं। और ये भूकंपीय तरंगे सतह पे जहाँ पे सबसे पहले पहुँचती हैं उसे अधिकेंद्र या तो एपिसेंटर कहते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, समझ में आ गया? यहाँ पे देखोगे भूकंपीय तरंगे, ये मान लेते हैं धरातल है, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है जहाँ से भूकंप मूल से और यहाँ तक एपिसेंटर तक, अधिकेंद्र तक भूकंपीय तरंगे कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। अब हम चर्चा करेंगे भूकंपीय लहरों के बारे में। भूकंपीय लहरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स कहते हैं। भूकंपीय लहरों को अंग्रेजी में सिस्मिक वेव्स कहते हैं। लहरें क्या होती हैं, मैंने क्या बताया, एक शांत तालाब में अगर आप पत्थर फेंकते हो तो वहाँ पे आपको लहरें दिखाई देती हैं। ठीक उसी प्रकार जहाँ से ऊर्जा मुक्त होता है तो वहाँ से बहुत तरह की तरंगे उत्पन्न होती हैं। उसी तरंगे को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंपीय लहरें कहते हैं, नहीं तो भूकंपीय लहरों के साथ साथ इसको हम भूकंपीय तरंगे भी कहते हैं। तो जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है वहाँ से 3 प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। वो 3 प्रकार की कौन कौन सी लहरें हैं, जिसे हम लोग प्राथमिक तरंगे कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। दूसरा है द्वितीयक तरंगे, जिसे अंग्रेजी में सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। तीसरा जो है धरातलीय तरंगे है, जिसे लॉन्ग और लव वेव्स कहा जाता है। आइए इन तरंगों के बारे में गहराई से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राथमिक तरंगे क्या होती हैं या प्राथमिक तरंगे किसे कहते हैं। इन तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। जो प्राथमिक तरंगे होती हैं उनकी जो गति होती है बहुत ही ज्यादा तेज होती है। आप इसको समझो, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से मान लेते हैं कि यहाँ के भूकंप उत्पन्न होता है, तो जो पहली तरंगे उत्पन्न होती हैं उस पहली तरंगे को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों की जो गति होती है, जो रफ्तार होती है, बहुत ही तेज होती है, सबसे तेज होती है। प्राथमिक तरंगे जो होती हैं इनकी जो रफ्तार होती है सबसे तेज होती है। कितना होती है, जो कि 8 किलोमीटर से लेके 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती हैं। जो प्राथमिक तरंगे होती हैं इनकी जो रफ्तार होती है 1 सेकंड में 8 किलोमीटर से लेके 14 किलोमीटर के रफ्तार से गति करती हैं, यानी इतनी तेज से ये तरंगे चलती हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस माध्यमों से गुजर सकती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। प्राथमिक तरंगे जो होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। आप इसको समझ लो कैसे गुजर सकती हैं। यह है पृथ्वी। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, यहाँ पे जो क्रोड कहा जाता है, क्रोड का जो ऊपरी भाग है वो तरल अवस्था में पाया जाता है
और यहाँ पे मान लेते हैं प्राथमिक तरंगे हैं। प्राथमिक तरंगे क्या होती हैं? ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं। समझ में आ गया? तो पृथ्वी का आंतरिक भाग में देखोगे तो यहाँ पे ये वाला भाग जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में, तरल यानी कि पानी के रूप में पाया जाता है। तो जो प्राथमिक तरंगे होती हैं वो द्रव में भी द्रव अवस्था में भी गुजर सकती हैं, ठोस अवस्था में भी गुजर सकती हैं और गैस अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में गुजर सकती हैं। प्रश्न पूछा जाता है कौन सी तरंगे जो होती हैं तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस से गुजर सकती हैं? तो आप क्या लिखोगे? प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे जो होती हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। प्राथमिक तरंगों को ध्वनि तरंगों के समान माना गया है। ध्वनि तरंगे क्यों? क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि मतलब आवाज, जो आवाज होती है ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, इसलिए इनकी तुलना किससे की गई है? ध्वनि तरंगों के साथ की गई है। समझ में आ गए? आगे समझो। घनत्व बढ़ने के साथ इन तरंगों की गति भी बढ़ जाती है। तो चाहे वो प्राथमिक तरंगे हो, द्वितीयक तरंगे या धरातलीय तरंगे, तीनों तरंगे जैसे घनत्व बढ़ता है वैसे इनकी रफ्तार बढ़ जाती है और जैसे घनत्व कम होता है वैसे इनकी रफ्तार जो होती है कम हो जाती है। यानी कि घनत्व बढ़ने के साथ जो भूकंपीय तरंगे होती हैं इनकी रफ्तार बढ़ने लगती है और जहाँ पे घनत्व कम होगा वहाँ पे इनकी रफ्तार जो है घटने लगती है। अब हम चर्चा करेंगे द्वितीयक तरंगों के बारे में, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। इन तरंगों की गति जो है प्राथमिक तरंगों से कम होती है। जो द्वितीयक तरंगे होती हैं इनकी जो गति होती है प्राथमिक तरंगों से कम होती है। कितनी होती है? जो कि 8 से लेकर 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पे आपने देखा प्राथमिक तरंगों की जो रफ्तार होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि जो द्वितीयक तरंगे हैं इनकी जो रफ्तार होती है 4 से लेकर 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि प्राथमिक तरंगों से इनकी गति जो है थोड़ा कम होती है। क्लियर हुआ? आगे समझो। ये तरंगे तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती हैं। द्वितीयक तरंगे जो होती हैं तरल अवस्था से नहीं गुजर सकती हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो, इसको समझो, यह है पृथ्वी। पृथ्वी का जो क्रोड है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है और बाहरी जो परत है, क्रोड जो बाहरी परत है, ये वाला तरल अवस्था में पाया जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे द्वितीयक तरंगे जब शुरू होती हैं तो वे यहाँ के बाद जैसे ही तरल अवस्था चालू होता है वैसे ये तरंगे विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। यानी कि जो द्वितीयक तरंगे होती हैं वो तरल अवस्था से गुजर नहीं सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी तरंगे जो होती हैं तरल पदार्थ से नहीं गुजर सकते हैं? तो आप क्या लिखोगे? द्वितीयक तरंगे जो होती हैं तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं, द्वितीयक तरंगे होती हैं, वो पृथ्वी के अंदर जाती हैं। जहाँ पे यहाँ पे पृथ्वी का ये वाला जो आंतरिक भाग है ये तरल अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे जाने के बाद ये तरंगे विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। समझ में आ गया? ये तरंगे जल अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं? जल अथवा प्रकाश तरंगों के समान माना जाता है। जल तरंगे क्या होती हैं? जल तरंगे कैसे चलती हैं? धीरे धीरे चलती हैं, ठीक उसी प्रकार ऐसे जिगजैग वेव में चलती हैं। समझ में आ गया? और प्रकाश तरंगों के समान कहा गया है। प्रकाश क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जब पानी में जाता है तो पूरी गहराई में नहीं पहुंच पाता है। अगर सूर्य का प्रकाश तरल अवस्था में जाता है, समुद्र में जाता है, अगर आप समुद्र के गहराई के नीचे जाओगे तो वहां पे देखोगे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ठीक उसी प्रकार द्वितीयक तरंगे जो होती हैं तरल अवस्था में नहीं गुजर पाती हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? ये तरंगे जो होती हैं जल अथवा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तरंगे जो होती हैं जमीन पे चलती हैं, यानी धरातल पे, पृथ्वी के ऊपरी सतह पे चलती हैं। समझ में आ गया? पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है इस पे गुजरती हैं। प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे जो होते हैं पृथ्वी के अंदर से आती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगों को भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं। और जो धरातलीय तरंगे होती हैं पृथ्वी के धरातल पर चलती हैं,
पृथ्वी के ऊपरी भाग पर चलती हैं, ऊपरी सतह पर चलती हैं। समझ में आ गया? इसको अंग्रेजी में लॉन्ग वेव्स कहते हैं, नहीं तो लव वेव्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इन तरंगों की गति सबसे कम होती है। सबसे कम गति जो होती है वो धरातली तरंगों की होती है, इसीलिए इसको लॉन्ग वेव्स कहा जाता है, नहीं तो लव वेव्स कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा गति जो होती है प्राथमिक तरंगों की होती है, उसके बाद द्वितीयक होती है, सबसे जो कम होती है वो धरातली तरंगों की, इसकी गति बहुत ही कम होती है, जो कि 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर हुआ? ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तीनों तरंगों में सबसे विनाशकारी, सबसे खतरनाक जो तरंगे होती हैं, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली तरंगे कौन सी होती हैं? तो धरातली तरंगे होती हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ये तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। क्यों? क्योंकि जमीन की ऊपरी सतह पर गुजरती हैं। तो घर जो होता है, बिल्डिंग जो होता है, मानव जीवन कहाँ पे होता है? पृथ्वी के ऊपरी सतह पे होता है। तो ये तरंगे पृथ्वी के ऊपरी सतह पे कंपन कराती हैं, जिसके कारण इसे, इन तरंगों को सबसे विनाशकारी माना गया है। समझ में आ गया? इनकी गति का प्रभाव जल और थल दोनों पर पड़ता है। तो जो धरातली तरंगे हैं ये ठोस अवस्था से गुजर सकती हैं और द्रव अवस्था से, दोनों अवस्थाओं से गुजर सकते हैं। इसलिए इनका जो प्रभाव क्या होता है? जल में भी होता है और थल में भी होता है। समझ में आ गया? तो ये थी भूकंपीय लहरें। अब हम चर्चा करते हैं कि भूकंप आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, या पृथ्वी पर भूकंप क्यों आते हैं। तो भूकंप आने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो होता है प्राकृतिक कारण हो सकता है, और दूसरा कारण जो होता है मानव निर्मित कारण हो सकता है। तो प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले ये समझते हैं, आपको मैं समझा देता हूं। जब भी ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, पृथ्वी के अंदर से क्या होता है? ज्वालामुखी निकलती है। यहां से पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी निकलता है तो ऊपरी जमीन का जो ऊपरी परत है उसको तोड़ने की कोशिश करता है। जब इसको तोड़ता है, या जब भी यहाँ से मैग्मा जो है बाहर लावा के रूप में निकलता है, तो उसके कारण क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर भूकंप आता है। पहला कारण क्या है? ज्वालामुखी के कारण जो है पृथ्वी के ऊपर भूकंप आते हैं। दूसरा कारण क्या होता है? पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, ये वाला ऊपरी परत जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये वाला जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी क्या होता है? तैरता है। पृथ्वी के अंदर जो दूसरी परत है जिसे हम लोग मेंटल कहते हैं, मेंटल जो है अर्ध अवस्था में पाया जाता है, ना मतलब न ठोस है न द्रव है, कोलगेट के समान है। तो क्या होता है? पृथ्वी का ऊपरी भाग इसके ऊपर तैरता है, जिसे हम लोग प्लेटें कहते हैं। तो जब आपस में प्लेटें टकराती हैं, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है ये जो आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर कंपन होता है। जब ये प्लेटें दूर जाती हैं तो भी पृथ्वी के ऊपर कंपन होता है। समझ में आ गया? तो दूसरा रीजन है कि जो पृथ्वी का प्लेटें हैं, जिसे हम लोग टेक्टोनिज्म कहते हैं, जो प्लेटें हैं ये जब आपस में टकराती हैं या दूर जाते हैं तो इसके कारण क्या आता है? पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। क्लियर हुआ? तीसरा कारण ये है कि पृथ्वी के ऊपर जो जलीय भार है, जल का भार है, हम लोग क्या करते हैं? पानी को रोकने के लिए डैम बना देते हैं, जिससे पानी एक जगह पे ज्यादा रुक जाता है, जिसके कारण भूकंप आने का कारण हो सकता है। अब हम चर्चा करते हैं कि मानव के कारण कैसे भूकंप आते हैं। मानव क्या करता है? पृथ्वी के ऊपर परमाणु परीक्षण करता है, परमाणु बम लगाता है, जिसके कारण क्या होता है? भूकंप आने के खतरे होते हैं। मानव क्या करता है? खुदाई करता है। खुदाई करने के कारण जमीन फिसल जाती है। फिसलने के कारण क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर भूकंप आते हैं। कभी कभी कहीं किसी जगह पर विस्फोट करा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर भूकंप आती है। तो मुझे यकीन है कि आपको भूकंप वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।